इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया भाग 2, जिसमें से हम पढ़ेंगे फीचर कैसे लिखें। हमने ऊपर फीचर शैली के बारे में पढ़ा, अब जानते हैं कि फीचर लिखे कैसे। फीचर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब फीचर लिखने के बारे में जान लेते हैं। तो फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी है रखना? पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। जो भी लोग उससे जुड़े हैं उनकी मौजूदगी होना जरूरी है। दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए कि हाँ भैया ये है यहाँ पे, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। जैसे में एक संवाददाता जो होता है, जो जहाँ पर घटना होती है वहां पर जो जाता है ना लेकर, वो क्या बोलता है, वहां पर जो भी देखता है उसको बताता है, तो जो बताता है उसी को एंकर समझ के आपको सुना देता है। तीसरा, कहानी को बताने का अंदाजा ऐसा हो कि आपके पाठक या महसूस कर सके कि खुद देख या सुन रहे हैं। मतलब इतनी सजीव भावना उसमें डालनी पड़ती है कि ऐसा लगे कि हाँ हम खुद वह काम कर रहे हैं। भगत सिंह का जब किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हम खुद भगत सिंह की लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी का किताब पढ़ोगे, महात्मा गांधी का, तो लगेगा कि हम भी महात्मा गांधी ही हैं। कभी कभी राजा रजवाड़े की कहानी सुनते हो तो लगता है ना कि काश हम भी रजवाड़े खानदान में पैदा हो गए रहते, चाहे हमको अभी मालूम चलेगा कि हम रजवाड़े खानदान के हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ये गाड़ी चलाएंगे, वो गाड़ी में बैठेंगे, ऐसे राजपाट से रहेंगे, सब बहुत सारी बातें आ जाती है। फीचर को मनोरंजक होने से साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर है जो मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए, उसमें सूचना भी होना चाहिए। जैसे में सुल्फे दिला, यहाँ पर देखो इतना बड़ा चीज में लिखा गया है लेकिन एक फोटो लगा दिया गया है। इसमें भी इतना बड़ा लिखा गया है, एक फोटो लगा दिया गया है। बस ऐसे ही करना है, बड़ा में लिखो, पैराग्राफ चेंज कर करके, और ऐसे ही इसमें फोटो लगा दिया करो, हो गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ नहीं। इसी को बोलते हैं रविवारी। तो ये रविवार के अखबार में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक व्यक्ति चित्र फीचर, एक व्यक्ति चित्र चाहिए। 13 नवंबर 2005। 2 समाचार फीचर 25 दिसंबर 2005। जनसत्ता से साभार, ये जनसत्ता से लिया गया 13 नवंबर 2005 और 25 दिसंबर 2005। अब देखिए, ये सब बताने का तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। कोई भी फीचर को हम लिख रहे हैं तो एक विवरण के जैसा नहीं लिखना है कि पढ़ो, पढ़ के निचोड़ के फेंक दो, पानी पियो फेंको, गिलास फेंक डालो, डिस्पोजल गिलास को फेंक देते हैं ना, वैसे ही। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। मतलब ऐसा बात नहीं कि फीचर में रसी ना हो, कोई अच्छा चीज हिले ना हो, ऐसा बात नहीं होता है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूची और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। ये सब बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फिर फीचर आमतौर पे तथ्यों और सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। ये फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। फीचर की कोई ना कोई थीम, मकसद होना चाहिए। हर फीचर का एक मकसद होता है, लोगों तक पहुंचने का जुनून होता है। उस मकसद के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। उसी के इर्द गिर्द हर प्रकार के विचार और तथ्य, सूचनाएं एक के पीछे चाहे आसपास के होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का होता तो मानते हैं ना। फीचर कई प्रकार का होता है। इनमें समाचार बैकग्राउंड, खोजपरक फीचर, साक्षात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर,
यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं, और इतने प्रकार के फीचर हुआ करते हैं। जो भी है जिसको हम ऐसे माध्यम से बताते हैं कि उसको लगे कि हाँ हम ही वो काम कर रहे हैं, वो फीचर है। जैसे में जो भी आजकल फ्री फायर पबजी खेलता है, उसको लगता है कि हम ही जाकर वहां पर ट्रिगर दबा रहे हैं, हर चीज हम ही कर रहे हैं। गेम खेलने वालों का भी वही हाल है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जहां से मन करे फीचर शुरू करो और उसको प्रारंभ करो, मध्य में जाकर खत्म कर दो। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है, उसी के अनुसार आपको चलना है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। प्रारंभ जो होता है अच्छा उत्साह पैदा करने वाला होना चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए। हालांकि आरंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए। अलग अलग नहीं, हर फीचर को एक समग्रता मतलब एक भाषा, एक शैली में देखना चाहिए कि लगे कि हाँ अनुभव इससे आ सकता है। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। बाकी जितने फीचर हैं पठनीय और रोचक बन सकते हैं अगर उसको प्रभावी आकार में लिखा जाए तो। ऐसा लिखा जाए कि हर किसी पर प्रभाव दे, हर किसी को रोचक लगे, आकर्षक लगे, तब वो पढ़ने लायक और समझने लायक और उसको बताने लायक हो सकता है। जैसे अगर आप किसी भी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी है, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताजा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है कि भैया ये बात है, यहाँ पर इतना फीचर डाला जा सकता है और इतना शुरुआत हुआ है। फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जाना चाहिए, और जो भी फीचर है उनके पुरानी जिंदगी के बारे में बताओ, तब उसके बाद आगे की जिंदगी जो बीच में चली है फिर वो बताओ, और फिर शुरुआत में लाकर खत्म कर दो, फीचर खत्म। इसके बाद फीचर में उनके और उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास व्यक्तित्वों के अद्भुत मतलब उससे सब किसी को अवगत कराते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। जैसे मैं समझो कि हमारे बारे में कोई फीचर लिख रहा है तो हमारे इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं उनके बारे में भी लिखा जाएगा। ये लोग क्या क्या किए हैं इनके बारे में भी जाना जाएगा, उनके बारे में भी बताया जाएगा, उनके व्यक्तित्व भी बताए जाएंगे। फिर भी हमारे व्यक्तित्व बताना ही पड़ता है ना, फिर भी हमारा व्यक्तित्व उनको बाद में बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही फीचर लिखा जाता है जान डालने वाला। फीचर का मतलब होता है सजीव लिखन, जिसमें पढ़ने के बाद समझ में आए कि हम ही हैं बापू, दूसरा कोई नहीं है। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जबान में पेश किया जा सकता है कि वो खुद अपने जबान में बोल दे कुछ बातें जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो बल्कि उनसे उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती हो। हर किसी के जीवन पर उनके शब्दों के अहम क्षणों का रोशनी तो पड़ता है। फीचर के आखिरी हिस्सों में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं, वो अपने सामने कौन सी चुनौती को महसूस करते हैं या देखते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है, या आप स्वयं उन्हें उस चीज से अवगत करा सकते हैं। इस तरह यहाँ पर देखो, ये उद्भुत जो है यहाँ पर अवगत शब्द होना चाहिए। इसी को मतलब कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं करना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पर कर रहा है तो ये यहाँ पर गलती है इसका। तो अवगत करा सकते हैं,
कि भैया ये बात है, यहाँ से ये नहीं करना है और यही करना है। इस तरह का बात हम बता सकते हैं ना। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है, लेकिन असली चुनौती यह होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधे। सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ इनको बांधकर कैसे चले, मतलब हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहे। मतलब बात है कि पहला पैराग्राफ आखिरी पैराग्राफ तक जुड़ा रहे और हर पैराग्राफ का गति बराबर हो। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए, और एक पैराग्राफ पर फोकस करने के बाद ही आप हर पैराग्राफ को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर गतिविधि देखिए। अपने स्कूल के लाइब्रेरी या खेल के मैदान पर एक 300 शब्दों का फीचर लिखिए। इसमें लाइब्रेरी या खेल के मैदान से जुड़े तथ्यों के अलावा दिलचस्प जानकारियां भी शामिल कीजिए। इस फीचर के लिए लाइब्रेरियन या खेल के मैदान में प्रभावी शिक्षक से बातचीत के अलावा विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं से इंटरव्यू कर जानकारी इकट्ठी कीजिएगा। यहाँ भैया यहाँ पर ये बात है, उनसे इंटरव्यू लीजिए और आप बात कीजिए कि हमारे फीचर के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे हम उनके बारे में लिख सकते हैं। अपने प्रिंसिपल का व्यक्तित्व लिख दीजिए, इस तरह और अच्छा लगेगा आपको कि अपने प्रिंसिपल के बारे में लिख रहे हैं। अब होता है विशेष रिपोर्ट कैसे लिखे, फीचर का विशेष रिपोर्ट कैसे लिखे। तो अखबारों और पत्रिकाओं में, अब फीचर खत्म, विशेष रिपोर्ट का आ गया। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य विचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है कि पूरा सबूत के साथ उसको छापा जा सके। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, चाहे उसको इकट्ठा किया जा सकता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उनके नतीजे, प्रभाव और कारकों को स्पष्ट किया जाता है कि इनका ये कारण हो सकता है और इतनी ज्यादा इनकी प्रभाविकता हो सकती है, मतलब इतना ज्यादा इनका महत्व हो सकता है और ये कांड किए हैं। ऐसे भी रिपोर्ट आते हैं ना कि फलवा इस कांड में फंसकर जेल चला गया। तो ऐसे भी देखा जा सकता है कि किस कारणवश हम क्या कर रहे हैं और कौन से रिपोर्ट को कैसे माध्यम से लिख रहे हैं। लेकिन ऐसा लिखो, नतीजा ऐसा डालो कि प्रभाव के कारण डाले, उस पर प्रभाव डाले और कारणों को स्पष्ट कीजिएगा। हमेशा ऐसा लिखना कि हर शब्द प्रभाव डाले और कारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं। खोजी रिपोर्ट, जिसको इंट्रोगेटिव रिपोर्ट बोलते हैं, इंट्रोगेटिव रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौखिक शोध छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं है, उसी को वह मौखिक रूप में लाते हैं। खोजी रिपोर्टर का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ी के उजागर करने के लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टिंग ऑपरेशन। छुपा कर उनकी रिकॉर्डिंग करना और मीडिया के सामने प्रकाशन कर देना। इन डेप्थ रिकॉर्ड में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जा सकता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्टों में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण या व्याख्या पर होता है,
जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीकी विश्लेषण में चाहे बारीकी विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आपको बता दूं, मैं पहले पैराग्राफ सिलेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आप डेप्थ रिकॉर्ड में जाते हो रिपोर्ट में, तो आप सार्वजनिक तौर पे आप ऐसे उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं आंकड़ों की गहरी छानबीन कीजिए जिसके आधार पर घटना, समस्या और मुद्दे सब एक दूसरे से जुड़े हैं और महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर ही इस विश्लेषण रिपोर्ट को घटना और समस्या से जोड़िए और जोड़ने के बाद इनका विश्लेषण और व्याख्या कीजिए और विवरणात्मक रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसके बाद घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत कर दीजिए कहीं भी ले जाकर, जिसके वजह से हर किसी का यहाँ पर कोशिश करना लिखा है, कोशिश की जाती है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि ऐसे धांधली जहां होता है हम तुरंत उसको छापा मारकर पकड़वा सकते हैं। डरना नहीं भैया, जिंदगी 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, वही हाल है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार के विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। अधिकतर समाचार लेखन उल्टा पिरामिड के रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। चूंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती है, इसलिए उसको फीचर शैली में लिखा जाता है फोटो के साथ। इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैली को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो, रिपोर्ट बहुत बड़ा हो तो उसे श्रृंखलात्मक करके कई दिनों तक अलग अलग भाग में बांटकर कई दिनों तक किस्तों में छापा जा सकता है। अलग अलग प्रकार के किस्तों में छापा जा सकता है, आधा आज, कल, परसों, तरसों, वैसे जिस तरह वेब सीरीज आता है ना, उस तरह। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, जो भी रिपोर्ट हो भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल वाली होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण प्रस्तुत है, नीचे आप उसको पढ़ सकते हैं। आम बोलचाल वाला भाषा, आम बोलचाल में देखो, बिरहोरों का विलुप्त होना, बिरहोरों का विलुप्त होता संसार। अब बिरहोर सब विलुप्त हो रहे हैं, जो बिहार के निवासी हैं, जंगल में रहने वाले। झबहर पलामू, झबहर पलामू बिहार। अकू बिरहोर की विधवा पत्नियों, यहाँ पर पतियों लिखा है, तब विधवा पत्नियों और घास फूस से बनी अपनी कुंभा या झोपड़ी के बगल में चुपचाप बैठी है। ठीक है। बिरहोर बस्ती पलामू जिले के बालूमठ ब्लॉक में स्थित झबहर गांव के बिल्कुल बाहर है। शहर के लोग, जिसमें से कुछ ने जिला मुख्यालय डल्टनगंज के शानदार बंगलों को देखा है। इन कुंभों को एयर कंडीशनर कहते हैं। इन कुंभों मतलब इस रूम को, इस घर को एयर कंडीशन कहते हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं या हमें इस समय पता चला जब छोटा नागपुर में, अब उसको एयर कंडीशन क्यों बोलते हैं पता कब चला, जब छोटा नागपुर से आने वाली ठंडी हवाएं इन झोपड़ियों से होकर गुजरी और ठंड से हमारी हड्डियां कांप गई, तब समझ में आया। बिरहोर भी उसी स्टूडियो एशियाटिक भाषाई समूह के हैं जिनमें हो संस्थाल या मुंडा जनजाति, संस्थाल या मुंडा जनजाति के लोग आते हैं। आज भी संस्थाल और मुंडा जनजाति के बारे में मैंने 9वीं क्लास में बताया, अभी 12वीं क्लास में भी मुंडा संस्थाल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। वे जंगल बीर के लोग हो हैं, तो बीर बहुत वहां पर ज्यादा होता है, इसलिए उसको बीर होर बोलते हैं। वहां पर बीर बहुत ज्यादा, इसलिए शायद। छोटा नागपुर क्षेत्र की खाना बदोश जाति के ये लोग मुख्य रूप से पलामू, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और सिंहभूम के आसपास विचरते रहते हैं। कई मामलों में बिरहोर लोग अजीबोगरीब प्राणी हैं। इसकी जाति भी समाप्त होती जा रही है। 1971 की जनगणना में
बताया गया था कि उस वर्ष इनकी संख्या 4000 थी। अब वे 1993 में महज 2000 के आसपास हैं। हो सकता है इससे भी कम हो सकते हैं, और इसमें ओडिशा के लगभग 144 और मध्य प्रदेश के 67 भी शामिल हैं। बेशक उनका मुख्य समूह बिहार में है, सब बिहार में रहते हैं। इस राज्य में 1971 की जनगणना के समय इसकी संख्या 3464 थी। 1987 में बिहार के एक सरकारी अध्ययन के मुताबिक, सरकारी आंकड़ा के मुताबिक इनकी संख्या 159 हो गई थी। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 1971 में 738 से घटकर 1991 में 67 हो गया है। करीबन इनकी पूरी जनसंख्या 10% बची है। इसके समाप्त हो जाने की वजह इन जंगलों का धुआंधार ढंग से विनाश है। जंगलों को हम जितना तेजी से काटेंगे, इनका विनाश भी उतना ही तेजी से होगा। जिन पर ये निर्भर हैं उनकी जरूरतें अथवा इनके अजीबोगरीब स्वरूप पर ध्यान दिए बिना तैयार की जाती विकास प्रक्रिया से कोई मदद नहीं मिला। इनको कुछ सरकारी मदद भी नहीं मिला है। बिरहोर मुख्य रूप से शिकार जुटाने वाली जाति रही है, वो शिकार जुटाते हैं। वे रसियासी बनाने, यहाँ पर रस्सियां बनाने और लकड़ी का काम भी करते हैं। जंगलों को आरक्षित कर दिए जाने के बाद, जब जंगलों को हम आरक्षित कर दिए हैं, उसके बाद न तो लकड़ी काट सकते थे और न रस्सी बनाने के लिए रेशा निकाल सकते थे। वे जो सामान तैयार करते थे उनकी कीमत इतनी कम होती थी और इतनी कम मिलती थी कि उनकी लागत भी नहीं निकल पाता था उतना में से। जब कुछ इलाकों में जंगलों की जबरदस्त कटाई होने लगी तो शिकार के काम से भी उनकी छुट्टी हो गई। प्राकृतिक विपदा या संकट के समय ज्यादा मार इन पर ही पड़ती है, क्योंकि इन लोगों को बहुत दिक्कत होता है। इन जनजाति के बारे में अज्ञानता से भी काफी गड़बड़ हुई है, मतलब यहाँ पर गलती से भी बहुत गड़बड़ हो चुकी है। इस कारण बिरहोरों के बारे में जनगणना का आंकड़ा भी गलतियों से भरा है। बहुत ज्यादा गलती जनगणना इनका हुआ है। ठीक से जनगणना करने वाला लोग जाएगा तब ना। यहाँ के लोग बिरहोर के ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थानीय लोग उन्हें मनकीदी कहते हैं। स्थानीय लोग जो ओडिशा के वो मनकीदी कहते हैं बिरहोरों को। ठीक है। संभलपुर जिले में ये मनकीर्दियां हो सकती है। ये दोनों नाम जो है बंदरों को पकड़ने में उनकी निपुणता के कारण मिली है। सब बंदर को बहुत पकड़ते थे, इसलिए इनको बंदरों का उपाधि ही मिल गया। क्योंकि बंदर प्रायः फसलों और फलों को बर्बाद करते रहते हैं हमेशा। स्थानीय लोग बंदरों को पकड़ने के लिए बिरहोरों को लगाते हैं कि तुम पकड़ के दिखा दो। जंगलों के खत्म होने के साथ उनका यह काम भी खत्म हो चुका है। जंगल खत्म तो उनका काम भी खत्म बंदर पकड़ने का। बंदर पकड़ने का 2 उपाय मैं बताता हूँ, और बंदर को परेशान भी करना है तो 2 उपाय बताता हूँ। ठीक है। बंदर को परेशान पकड़ना है, मजा लेना है, मजा लेने के लिए नहीं, अगर आपका सामान बर्बाद हो रहा है इसलिए। एक डब्बा लो लोहे का, उसको बांध दो, उसमें 4-5 किलो मूंगफली डाल दो जो दिखाई देवे कि उसमें है, और उसके बाद जब बंदर उसमें हाथ डालेगा तो जब पकड़ लेगा ना, तो समझो कि वो मुट्ठी नहीं खोलने वाला है। भले कुछ हो जाए, कितना थुराई हो जाए, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलेगा। उस समय आपको जितना पीटना है पीट डालो। दूसरा उपाय है, जहां भी वो सब चल रहे हैं वहां पर गाड़ी का मोबिल गिरा दो, काला वाला। जब मोबिल उनके देह में लगेगा तो छुड़ाने के लिए वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो आपके घर पर जल्दी आएंगे ही नहीं। जंगलों के खत्म होने के साथ उनका यह काम खत्म हो गया जो बंदर पकड़ने का था।
1971 में इस खानाबदोश समूह को ओडिशा में 3 अलग अलग जनजातीय बिरहोर, मनकीदी और मनकीदिया के रूप में गिनती करके कम, यहाँ पर है काम समाप्त कर दिया गया है। कम गिनती करके भी काम समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इनकी गिनती किसी दूसरे जाति में कर दी गई है। मनकीदी और मनकीदिया में इनकी गिनती करके खत्म हो गया। इस गलती को 1981 में दुरुस्त किया गया और इसकी गिनती जो था एक जनजाति के रूप में भी की गई थी। इस तरह उस राज्य में बिरहोरों की संख्या में 44% का इजाफा हो गया। 44% का इजाफा हो गया, जबकि सच्चाई यह थी कि उसका समूह कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। ओडिशा सरकार ने इस बढ़ोतरी पर अपनी पीठ थपथपाई, इसलिए बिरहोरों के बारे में आंकड़ा बेहद विश्वसनीय है, क्योंकि वो उनको बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं, हर चीज सुख सुविधा दे रहे थे। शिकारी के रूप में बिरदोह लोग बड़े बड़े जंगलों के साथ साथ अपने जीवन भी भरपूर संगति बैठा कर सकते हैं। अपनी पूरी जिंदगी भरपूर संगति बैठा कर सकते हैं। जैसे में जंगलों का उन्होंने कभी फिजूल इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा वे विवेक से काम लेते थे और जंगलों की पूजा भी करते थे। जंगल में रहने वाले प्राकृतिक संपदा का पूजा भी करते थे। यहाँ तक कि कायदे से देखा जाए तो उनकी बस्तियों में भी 10 से ज्यादा झोपड़ियां नहीं दिखाई देती है, और उनकी यह बस्तियां जंगल में चारों तरफ फैली रहती है, चारों तरफ। इससे फायदा यह होता है कि जो विभिन्न समूह हैं, अलग अलग समूह हैं, उनको जंगल के संसाधनों में हिस्सा बांटने का सामान्य और उचित अवसर मिल जाता है। आज अपनी पैतृक भूमि बिहार में वे जंगलों की अभूतपूर्व कटाई और विकास के शिकार हो रहे हैं। जंगलों में जितना ज्यादा पेड़ कटाई हो रही है, जिसके वजह से इन लोगों को बहुत दिक्कत है। इनकी इस दुर्व्यवस्था के लिए शराबखोरी भी काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार में शराब बंद है और शराबखोरी में अधिकतर इन लोगों को पकड़कर बहुत पीटा जाता है। शायद इनकी गलती भी नहीं होती है उसमें, बावजूद इसके यहाँ अपराध नहीं है। जब अपराध नहीं है फिर भी इनको पीटा जाता है। और झबहर पंचायत के एक समुदाय ने बताया कि ये लोग अद्भुत प्राणी हैं। झबहर समुदाय के एक लोग थे जो इनको अद्भुत प्राणी बताते थे। अगर इन्हें पता चल जाता है कि 1 मील दूर पर भी कहीं कोई डकैती वगैरह पर रही है, तो वे उसे अपना व्यक्तिगत मामला मानते हुए लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं उसकी चोरी को रोकने के लिए। मैंने आज तक किसी बरदोह को अपराध करते हुए नहीं देखा है। झबहर के लोग बिरहोरों के प्रति असाधारण रूप से उदार है। बेशक पलामू और हजारीबाग के अलावा इन लोगों को आमतौर पर उपेक्षा का ही शिकार होना पड़ता है। इन लोगों को गलती में ही इन लोगों को पीटा थुरा जाता है और घर से बेघर कर दिया जाता है। सरकार इनके दर्द को समझती नहीं है, इसीलिए सरकार कभी भी उस लायक नहीं होती है जो समझ सकती है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात है, उनमें से ज्यादातर बेकार ही साबित हुए हैं, और इसे आप यह भी कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट तंत्र से उजरता है, और सरकारी कर्मचारी और भ्रष्ट तंत्र के वजह से उन लोगों को उजरना भी वहां से पड़ता है। आवास योजनाएं विनाशकारी साबित हुई है, क्योंकि जिन वस्तुओं ने इनके लिए मकानों की योजना तैयार की है, जिन्होंने भी इनके लिए मकान के लिए बात की है, उन्होंने कभी बरदोह लोगों को देखा ही नहीं है। जो नहीं देखा है उनके लिए घर की क्या उपलब्धियां समझ सकते हैं। उन्हें इनकी व्यवहारिक विशिष्टियों की भी कोई जानकारी नहीं थी। इन आदिवासियों की व्यवस्था संबंधित चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ योजना को तैयार किया,
लेकिन अफसरों और उनके दलालों ने इन आदिवासियों के स्वास्थ्य संबंधित चिंताजनक स्थितियों को देखते हुए सरकार ने कुछ योजनाएं तैयार की, लेकिन अफसरों और उनके दलालों ने इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित रकम को हड़प लिया और सारा रकम हड़प कर खा गए। जबहर गांव के एक निवासी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ तक कि इनके पास तीसरी फसल भी नहीं पहुंच सकती है। इनके पास कुछ नहीं पहुंचता है, सब वहां के अधिकारी दलाल खा जाते हैं, वहां के सांसद विधायक सब ले जाते हैं पैसा को। मैंने उत्सुकतावश पूछा, तीसरे फसल का क्या मतलब? मुझे तो तीसरे फसल का मतलब मालूम नहीं था। तो मुझे तो अभी तक केवल 2 ही फसलों की जानकारी है। मैंने गौर किया कि उसे इस सवाल की उम्मीद थी कि मतलब जो बता रहा था वो गौर किया था कि यह सवाल हमारे सामने आ सकता है कि तीसरा फसल क्या होता है। उसने बताया कि इस इलाके में तीसरी फसल है सूखा राहत। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इस फसल को आमतौर पर वे ब्लॉक स्तर के अफसर और उनके ठेकेदार दोस्त काट ले जाते हैं। केवल मामूली सा हिस्सा जनता तक पहुंचता है, केवल मामूली सा हिस्सा। अब उस मामूली से हिस्से से वे बिरहोर लोगों को क्या मिलेगा? वे तो जंगल में कंदमूल मतलब फल वगैरह खाकर ही, मौसमी फल आदि खाकर जिंदा रहते हैं और कभी कभी तो कई दिनों तक भूखे भी रह जाते हैं। नहीं होगा तो खाएंगे क्या? जब हमने राम वृक्ष बिरहोर को देशज लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यहाँ पर देखो फिर से, जब हमने राम वृक्ष बिरहोर को देश के लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1993 के बारे में बताया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जब मैंने बताया तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। क्या सचमुच यह हम लोगों के ही बनाए गए थे? ये हम ही लोग हैं क्या? हमारे लोग जैसे हैं क्या? हम ही लोग जैसा बनाया गया था? ये सब सवाल आ जाता है। और उसने सवाल किया, फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो हम अभी तक इस हालात में नहीं पड़ते रहते। और उसने अपना सामान्य उठाया और चुपचाप वहां से चला गया। चौबे ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक इस क्षेत्र में कभी किसी बरहोर का नाम मतदाता सूची में नहीं रहा। मतलब किसी भी बरहोर का नाम इस मतदाता सूची में नहीं रहा, मतलब आज तो वोट भी नहीं दिए हैं वो लोग। यह समूह भारतीय समाज के सबसे निचले हिस्से में रहता है। खरगोश पकड़ना, रस्सियां बनाना, तैयार होने पर कुछ डोलचियां बेच देना, इन गतिविधियों को देखते हुए लगता है कि बरदोह लोग अभी किसी दूसरे युग में ही रहते हैं और उनके अंदर जमा पूंजी रखते हुए प्रवृत्ति नहीं है। उनके अंदर जमा पूंजी रखने की प्रवृत्ति नहीं है और उनका जीवन आत्मसम्मान से भरा हुआ है और उनका सारा जीवन आत्मसम्मान से भरा हुआ है। ये लिखने वाले का नाम है पी साईनाथ का यह आलेख विशेष रिपोर्ट के साथ साथ एक अच्छे फीचर का भी बढ़िया उदाहरण होता है। एक अच्छे फीचर का यह बढ़िया उदाहरण है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो लिखने वाले का नाम है पी साईनाथ, पंडित साईनाथ शायद हो सकता है। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे विचार परक लेखन या लेख, टिप्पणियां और संपादकीय। टिप्पणी और संपादकीय भी इसमें जानेंगे क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ले चलते हैं अगले भाग में। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई दे देगी। और भी आप कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंद्रजीत studypoint@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।